ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का डार्क साइड समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शाइनी डिजिटल दुनिया के पर्दे को हटाना होगा जो हर दिन हमारे मोबाइल स्क्रीन पर चमकती है। आज इंडिया में सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने हर घर में एक डिजिटल गेटवे खोल दिया है, जहां एंटरटेनमेंट के नाम पर गेमिंग और बेटिंग का इकोसिस्टम तेजी से ग्रो कर रहा है। और इसी ग्रोथ के बीच शुरू होती है एक कहानी जो सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, पावर और कंट्रोल की कहानी है। जब एक आम यूजर पहली बार किसी बेटिंग ऐप को डाउनलोड करता है तो उसे लगता है कि वो सिर्फ एक गेम ट्राई कर रहा है, शायद क्रिकेट मैच पर थोड़ा सा पैसा लगाकर देखना चाह रहा है, शायद दोस्तों के साथ कंपटीशन कर रहा है, या शायद एडवर्टाइजमेंट में दिखाए गए क्विक मनी के सपने से अट्रैक्ट हुआ है। एड्स में दिखाया जाता है कि एक सिंपल सा लड़का कुछ ही मिनट में हजारों रुपए जीत लेता है, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, एक स्टूडेंट अपनी पॉकेट मनी को मल्टीप्लाई कर लेता है। लेकिन कैमरा के पीछे की रियलिटी बहुत अलग होती है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का बिजनेस मॉडल सिंपल है लेकिन पावरफुल है। ये प्लेटफॉर्म्स ऑड्स को इस तरह डिजाइन करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हाउस हमेशा प्रॉफिट में रहे। यूजर को कभी कभी जीत मिलती है ताकि वो मोटिवेटेड रहे, लेकिन सिस्टम का कोर एल्गोरिदम एंश्योर करता है कि मेजॉरिटी लोग लॉस में रहें। यहाँ साइकोलॉजी सबसे बड़ा वेपन है। जब यूजर पहली बार रजिस्टर करता है तो उसे वेलकम बोनस मिलता है, फ्री कैश मिलता है, रिस्क फ्री बेट का ऑप्शन मिलता है। ये सब इसीलिए ताकि यूजर का फियर ब्रेक हो जाए और वो पहला डिपॉजिट करे। क्योंकि रिसर्च दिखाती है कि इंसान जब पहली बार पैसा इन्वेस्ट कर देता है तो उसका अटैचमेंट बढ़ जाता है। इस स्टेज को हुक फेस कहा जा सकता है। एक बार हुक लग गया तो फिर शुरू होता है बिहेवियर ट्रैकिंग। ऐप हर क्लिक, हर बेट, हर टाइमिंग को रिकॉर्ड करता है। अगर यूजर रात में एक्टिव है तो लेट नाइट बोनस आएगा। अगर सैलरी के बाद डिपॉजिट करता है तो सैलरी वीक स्पेशल ऑफर मिलेगा। अगर हारने के बाद ब्रेक लेता है तो रिमाइंडर नोटिफिकेशन आएगी जिसमें लिखा होगा अभी मैच बाकी है, रिकवर योर लॉस। ये सब रैंडम नहीं होता, ये डेटा ड्रिवन मार्केटिंग होती है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑप्टिमाइज करता है। इंडिया में क्रिकेट सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। आईपीएल के दौरान बेटिंग ऐप्स की एडवर्टाइजमेंट अपने पीक पर होती है। हर ओवर के बीच एड, हर सोशल मीडिया रील में प्रमोशन, हर इन्फ्लुएंसर के थ्रू रेफरल कोड। इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहां बेटिंग नॉर्मल लगने लगती है। यूथ को लगता है कि उन्हें क्रिकेट की नॉलेज है, प्लेयर स्टैट्स पता है, पिच कंडीशन समझते हैं, इसीलिए वो स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक नो बॉल, एक रन आउट, एक इंजरी पूरा इक्वेशन बदल देता है। फिर भी इंसान का दिमाग पैटर्न ढूंढता है। उसे लगता है कि पिछला मैच हार गया तो अगला जीत पक्की है। इसे गैम्बलर फैलेसी कहा जाता है, जहां इंसान गलत अजम्पशन बना लेता है कि पास्ट रिजल्ट फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करेगा, जबकि हर इवेंट इंडिपेंडेंट होता है। बेटिंग ऐप्स इसी साइकोलॉजिकल बायस का फायदा उठाती हैं। जब यूजर हारता है तो उसे नियर मिस इफेक्ट का एक्सपीरियंस होता है, मतलब वो थोड़ा सा डिफरेंस से हारा होता है। उसे लगता है कि बस थोड़ा सा और ट्राई करता तो जीत जाता, और ये फीलिंग उसे दोबारा बेट लगाने पर मजबूर करती है। डोपामीन रिवॉर्ड सिस्टम यहाँ सेंट्रल रोल प्ले करता है। जब भी यूजर जीतता है तो दिमाग में रिवॉर्ड केमिकल रिलीज होता है जो एक्साइटमेंट और प्लेजर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नियर मिस में भी डोपामीन रिलीज होता है, यानी हारने के बाद भी ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि ट्राई अगेन। इसलिए बेटिंग एडिक्शन सिंपल हैबिट नहीं बल्कि न्यूरोकेमिकल लूप बन जाता है। फाइनेंशियल इंपैक्ट धीरे धीरे सामने आता है। शुरुआत में छोटे अमाउंट लगते हैं, फिर स्टेक्स बढ़ने लगते हैं। लॉस रिकवर करने के चक्कर में डबल बेट लगती है, फिर ट्रिपल, और कुछ ही महीनों में सैलरी का बड़ा हिस्सा इस साइकिल में चला जाता है। कई लोग इस लॉस को कवर करने के लिए लोन ऐप्स का सहारा लेते हैं, जहां हाई इंटरेस्ट रेट और हरासमेंट का रिस्क अलग होता है। एक डिजिटल ट्रैप दूसरे डिजिटल ट्रैप से जुड़ जाता है और इंसान डेट स्पाइरल में फंस जाता है। घर पर स्ट्रेस बढ़ता है, झूठ शुरू होते हैं, बैंक स्टेटमेंट छुपाए जाते हैं, परिवार को सच नहीं बताया जाता, सोशल आइसोलेशन बढ़ने लगता है। मेंटल हेल्थ पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। एंजाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन और गिल्ट कॉमन हो जाते हैं। कुछ एक्सट्रीम केसेस में लोगों ने अपनी जान तक दे दी क्योंकि उन्हें लगता था कि डेट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। ये सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि सोशल क्राइसिस बन सकता है। लीगल एस्पेक्ट भी कंफ्यूजिंग है। इंडिया में गैम्बलिंग पर अलग अलग स्टेट्स के अलग रूल्स हैं, लेकिन ऑनलाइन बेटिंग कंपनीज अपने सर्वर्स फॉरेन कंट्रीज में होस्ट करके खुद को स्किल बेस्ड गेमिंग के रूप में प्रेजेंट करती हैं। इस ग्रे एरिया का फायदा उठाया जाता है। जब तक कोई स्ट्रिक्ट सेंट्रल रेगुलेशन नहीं होता तब तक एनफोर्समेंट फ्रैगमेंटेड रहेगा। मीनवाइल एडवर्टाइजिंग ओपनली चलती रहती है और आम आदमी को लगता है कि सब कुछ लीगल और सेफ है। जब कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर किसी ऐप को एंडोर्स करता है तो ट्रस्ट और बढ़ जाता है, लेकिन डिस्क्लेमर छोटे लेटर्स में लिखा होता है, प्ले रिस्पॉन्सिबली, और रिस्क इन्वॉल्व होता है। ग्राउंड रियलिटी में रिस्पॉन्सिबल प्ले का कॉन्सेप्ट तब कमजोर पड़ जाता है
जब डिजाइन ही एडिक्टिव हो। डेटा प्राइवेसी भी एक कंसर्न है। जब यूजर रजिस्टर करता है तो पर्सनल डिटेल्स, बैंक इन्फॉर्मेशन और बिहेवियरल डेटा कलेक्ट होता है। इस डेटा का यूज टारगेटेड मार्केटिंग के लिए होता है और कभी कभी थर्ड पार्टी शेयरिंग का रिस्क भी होता है। यूजर को लगता है वो सिर्फ एक गेम खेल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में उसका डिजिटल प्रोफाइल बिल्ड हो रहा होता है जिसे मोनेटाइज किया जा सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री के इस पहले पार्ट का ऑब्जेक्टिव ये समझना है कि ऑनलाइन बेटिंग सिर्फ एक हार्मलेस एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, मार्केटिंग और लीगल लूपहोल्स के कॉम्बिनेशन पर चल रहा है। एक ऐसा सिस्टम जहां प्रॉफिट का सोर्स यूजर का लॉस है, जहां एक्साइटमेंट का सोर्स रिस्क है और जहां ट्रांसपेरेंसी का पर्दा अक्सर मार्केटिंग की चमक में छुप जाता है। आगे के पार्ट्स में हम देखेंगे कैसे ये इकोसिस्टम ग्राउंड लेवल पर यूथ को टारगेट करता है, कैसे फाइनेंशियल कोलैप्स के रियल केस स्टडी सामने आती हैं, कैसे इंटरनेशनल बेटिंग नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं और कैसे सोल्यूशन और अवेयरनेस के जरिए इस डिजिटल अंधेरे से निकला जा सकता है। क्योंकि जब तक हम इस सिस्टम को समझेंगे नहीं, तब तक हम इससे बच नहीं सकते, और जब तक बच नहीं सकते तब तक हर नया यूजर एक पोटेंशियल टारगेट बना रहेगा। इसलिए सच को डिटेल में देखना जरूरी है ताकि डिसीजन थ्रिल से नहीं नॉलेज से लिया जा सके, और इसी समझ के साथ हम इस इन्वेस्टिगेशन को और गहरा करेंगे। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के इकोसिस्टम को और गहरा समझने के लिए हमें देखना होगा कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं, बल्कि एक लेयर्ड नेटवर्क है जो मार्केटिंग, साइकोलॉजी, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और इन्फ्लुएंस इकोनॉमी के कॉम्बिनेशन से चल रहा है। इंडिया में डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन ने यूपीआई वॉलेट्स और इंस्टेंट बैंकिंग को इतना इजी बना दिया है कि पैसे ट्रांसफर करना एक सेकंड का काम हो गया है, और इसी स्पीड का फायदा बेटिंग प्लेटफॉर्म्स उठाते हैं। जब डिपॉजिट फ्रिक्शन कम होता है तो डिसीजन इम्पल्सिव हो जाता है। इंसान सोचने से पहले क्लिक करता है और क्लिक करते ही पैसा सिस्टम में चला जाता है। पहले जमाने में गैम्बलिंग के लिए फिजिकल जगह पर जाना पड़ता था, जहां सोशल बैरियर होता था, शर्म होती थी, डर होता था। लेकिन अब मोबाइल स्क्रीन के पीछे सब कुछ प्राइवेट लगता है। इसी प्राइवेसी का इल्यूजन एडिक्शन को एक्सेलरेट करता है, क्योंकि यूजर को लगता है कोई देख नहीं रहा, कोई जज नहीं कर रहा, और इसी साइलेंट एनवायरनमेंट में लॉस क्वाइटली ग्रो करता रहता है। बेटिंग एप्स का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस केयरफुली डिजाइन होता है। पहले सिंपल रजिस्ट्रेशन, फिर क्विक केवाईसी, फिर अट्रैक्टिव इंटरफेस जहां कलर्स, साउंड इफेक्ट्स और एनिमेशंस ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। हर विन पर कन्फेटी टाइप एनिमेशन, हर नियर मिस पर सस्पेंसफुल साउंड, ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर इम्पैक्ट डालते हैं। यूएक्स डिजाइन का ऑब्जेक्टिव होता है यूजर को ज्यादा टाइम ऐप पर रखना, और हर एक्स्ट्रा मिनट एक पोटेंशियल बेट में कन्वर्ट हो सकता है। इन प्लेटफॉर्म्स पर लाइव बेटिंग फीचर भी होता है, जहां मैच के दौरान हर बॉल पर ऑड्स चेंज होते हैं। ये रैपिड चेंज एड्रेनालिन को ट्रिगर करता है और यूजर को लगता है कि वो रियल टाइम डिसीजन लेकर स्मार्ट मूव कर रहा है। लेकिन रियलिटी में एल्गोरिदम ऑड्स को इस तरह एडजस्ट करता है कि रिस्क हमेशा यूजर साइड पर हैवी रहे। एक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है कैश आउट ऑप्शन, जिसे फ्रीडम के रूप में प्रेजेंट किया जाता है। यूजर को लगता है कि वो बीच में बेट एग्जिट कर सकता है और रिस्क कंट्रोल कर सकता है, लेकिन कैश आउट वैल्यू भी एल्गोरिथमिकली कैलकुलेटेड होती है, जहां प्लेटफॉर्म अपना मार्जिन सिक्योर करता है। इस तरह इल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्रिएट होता है। जब इंसान को लगता है कि वो सिस्टम को समझ गया है, तब वो और डीपली इन्वॉल्व हो जाता है। सोशल प्रूफ भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ऐप्स पर लीडर बोर्ड दिखाए जाते हैं, जहां टॉप विनर्स के नाम और विनिंग अमाउंट हाईलाइट होते हैं। रेफरल प्रोग्राम दिया जाता है, जहां दोस्तों को इनवाइट करने पर बोनस मिलता है। ये नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट करता है, जहां यूजर खुद मार्केटिंग एजेंट बन जाता है और बिना सोचे समझे दूसरों को भी सेम ट्रैप में ले आता है। इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अफिलिएट लिंक्स के थ्रू कमीशन कमाते हैं। जब कोई उनके कोड से साइन अप करता है तो उन्हें परसेंटेज मिलता है। इसीलिए कई बार प्रमोशन में रिस्क का मेंशन कम होता है और विनिंग स्टोरीज ज्यादा हाईलाइट होती हैं। रूरल एरियाज तक भी ये रीच बढ़ रही है, जहां फाइनेंशियल अवेयरनेस लिमिटेड होती है और क्विक मनी का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। कई यंग लोग जो स्टेबल जॉब नहीं रखते, उन्हें लगता है बेटिंग एक साइड इनकम बन सकती है। शुरुआत में अगर थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए तो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है और स्टेक्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। फिर एक बड़ा लॉस आता है जो पूरा इक्वेशन तोड़ देता है। इसी मोमेंट पर लॉस चेजिंग स्टार्ट होती है। इंसान सोचता है कि अब वापस नहीं हट सकता, वरना पूरा नुकसान परमानेंट हो जाएगा। ये संक कॉस्ट फैलेसी का एग्जाम्पल है, जहां ऑलरेडी इन्वेस्टेड पैसा इंसान को और रिस्क लेने पर मजबूर करता है। फैमिली लेवल पर इसका इम्पैक्ट साइलेंट होता है। पेरेंट्स को लगता है बेटा फोन पर गेम खेल रहा है, पार्टनर को लगता है सैलरी कम क्यों हो रही है, लेकिन असली वजह छुपी रहती है जब तक बैंक अकाउंट एम्प्टी ना हो जाए या डेट कॉल ना आए। कई केसेस में लोग अपने घर का गोल्ड गिरवी रख देते हैं, क्रेडिट कार्ड लिमिट एग्जॉस्ट कर देते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक बड़ा विन सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। लेकिन स्टेटिस्टिकली बड़ा विन रेयर होता है, और रेयर विन भी लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं होता, क्योंकि एडिक्शन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स क्रैश या बैन होने पर यूजर्स का पैसा अटक जाता है, क्योंकि कंपनी ऑफशोर रजिस्टर्ड होती है, ग्रीवेंस रिड्रेसल वीक होता है, लीगल फाइट कॉस्टली होती है, और आम इंसान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इंटरनेशनल एंटिटी के खिलाफ केस लड़ सके। डेटा एनालिटिक्स के थ्रू प्लेटफॉर्म्स वल्नरेबल यूजर्स
को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं जो ज्यादा डिपॉजिट करते हैं या लगातार हारने के बाद भी एक्टिव रहते हैं। एथिकल सिस्टम उन्हें वार्निंग दे सकता था या लिमिट सेट कर सकता था, लेकिन प्रॉफिट ड्रिवन मॉडल में ऐसे यूजर्स को हाई वैल्यू कस्टमर माना जाता है और उन्हें एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिलते हैं जिसे VIP प्रोग्राम कहा जाता है। इस तरह वल्नरेबिलिटी को रिवॉर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है। यूथ कल्चर में भी बेटिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। मीम्स, रील्स और शॉर्ट वीडियोस में इसे फन चैलेंज के रूप में दिखाया जाता है। जब सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ता है तो रिस्क परसेप्शन कम हो जाता है। कॉलेज ग्रुप्स में कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा जीता, कौन बड़ा बेट लगाया। इस पीयर प्रेशर के बीच रैशनल थिंकिंग वीक पड़ जाती है। फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन सिस्टम में लिमिटेड है। प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और एडिक्शन साइकोलॉजी पर खुली डिस्कशन नहीं होती। इसी गैप को मार्केटिंग एक्सप्लॉइट करती है। एक और एंगल है मैच फिक्सिंग और इलीगल सिंडिकेट्स, जहां अंडरग्राउंड नेटवर्क्स ऑड्स मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये एलिगेशन टाइम टू टाइम हेडलाइंस में आते रहे हैं। जब स्पोर्ट्स इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो बेटिंग का इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल तक नहीं बल्कि पूरा स्पोर्ट इकोसिस्टम तक पहुंचता है। टेक्नोलॉजी ने इस इंडस्ट्री को बॉर्डरलेस बना दिया है। क्रिप्टो करेंसी और अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स के थ्रू ट्रैकिंग और भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। अगर रेगुलेशन स्लो रहा तो इलीगल चैनल्स और ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए पॉलिसी मेकर्स के लिए चैलेंज है कि वो इनोवेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाएं। अवेयरनेस कैंपेन्स क्लियर होने चाहिए, जहां यूथ को बताया जाए कि क्विक मनी का प्रॉमिस मैथमेटिकली सस्टेनेबल नहीं होता। पेरेंट्स और टीचर्स को भी डिजिटल गैम्बलिंग के साइंस पहचानने होंगे, जैसे सडन सीक्रेसी, फाइनेंशियल स्ट्रेस, मूड स्विंग्स या लेट नाइट स्क्रीन टाइम। सॉल्यूशंस में सेल्फ एक्सक्लूजन टूल्स, स्पेंडिंग लिमिट्स, कूलिंग ऑफ पीरियड और स्ट्रिक्ट एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्टेप है पर्सनल अवेयरनेस। जब इंसान समझ लेता है कि सिस्टम का कोर डिजाइन उसके लॉस पर डिपेंडेंट है, तब डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकती है। इस डॉक्यूमेंट्री के इस सेकंड पार्ट में हमने देखा कि कैसे ऑनबोर्डिंग से लेकर लाइव बेटिंग तक हर लेयर केयरफुली इंजीनियर्ड है, कैसे सोशल प्रूफ, इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी और इंस्टेंट पेमेंट्स ने इस ट्रेंड को एक्सेलरेट किया है, और कैसे डेट, मेंटल स्ट्रेस और सोशल ब्रेकडाउन इसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं। हम रियल लाइफ पैटर्न्स और ग्राउंड स्टोरीज के थ्रू और गहरा एनालिसिस करेंगे ताकि पिक्चर और क्लियर हो सके और सच को सिर्फ थियरी नहीं बल्कि रियलिटी के रूप में समझा जा सके। अब इस इन्वेस्टिगेशन को और गहरा करते हुए हमें ग्राउंड रियलिटी पर फोकस करना होगा, जहां ऑनलाइन बेटिंग एप्स का इम्पैक्ट सिर्फ नंबर्स या थियरी तक सीमित नहीं रहता बल्कि रियल लोगों की जिंदगी में दिखता है। भारत के कई शहरों और छोटे कस्बों में ऐसे पैटर्न उभर कर आए हैं जहां यंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और डेली इनकम अर्नर्स धीरे धीरे इस डिजिटल गैम्बलिंग लूप में फंस गए। शुरुआत अक्सर सिंपल होती है, एक फ्रेंड का रेफरल लिंक, एक इन्फ्लुएंसर का प्रोमो कोड या क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान फ्लैशी एडवर्टाइजमेंट, जिसमें दिखाया जाता है कि बस थोड़ा सा एनालिसिस करो और पैसा जीतो। पहले हफ्ते में छोटा प्रॉफिट मिलता है जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, फिर बेट साइज बढ़ता है, फिर एक बड़ा लॉस होता है और वहीं से साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन का साइकिल स्टार्ट होता है। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने पहली बार बड़ा लॉस फेस किया तो उन्हें लगा कि बस एक और बेट लगाकर रिकवर कर लेंगे, लेकिन हर रिकवरी अटेम्प्ट ने नुकसान और बढ़ा दिया। इस प्रोसेस में उन्होंने अपनी सेविंग्स खत्म कर दी, क्रेडिट कार्ड यूज किया, पर्सनल लोन लिया और कुछ ने तो फैमिली से झूठ बोलकर पैसे अरेंज किए। जब फाइनेंशियल प्रेशर एक्सट्रीम हो गया तो स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होने लगा, जैसे नींद ना आना, हार्ट बीट तेज रहना, कांस्टेंट एंजाइटी और इरिटेबिलिटी। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के हिसाब से गैम्बलिंग एडिक्शन सब्सटेंस एडिक्शन जैसा ही न्यूरोलॉजिकल पाथवे एक्टिवेट करता है। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन, अनसर्टेनिटी और नियर मिस इफेक्ट ब्रेन को रिपीटेड स्टिमुलेशन देता है, जिससे टॉलरेंस डेवलप होती है। मतलब पहले जो थ्रिल छोटे अमाउंट में मिलता था, अब उसके लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। इस स्टेज पर इंसान लॉजिक से नहीं इम्पल्स से डिसीजन लेता है। कई केसेस में देखा गया है कि लोग ऑफिस आवर्स में भी लाइव बेटिंग करते रहते हैं। प्रोडक्टिविटी गिरती है, जॉब रिस्क में पड़ती है और जब इनकम सोर्स वीक होता है तो डिपेंडेंसी और बढ़ जाती है। फैमिली डायनामिक्स भी इम्पैक्ट होती है, पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते हैं, घर का बजट डिस्टर्ब होता है, बच्चों की फीस या हाउस होल्ड एक्सपेंस डिले होने लगते हैं। लेकिन एडिक्शन सीक्रेसी पर टिकती है, इसीलिए प्रॉब्लम तब तक सरफेस पर नहीं आती जब तक डैमेज विजिबल ना हो जाए। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स हो सकती है क्योंकि वहाँ फाइनेंशियल काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट लिमिटेड होता है। कुछ इंसिडेंट्स में कम्युनिटी लेवल पर शॉक तब लगा जब किसी ने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया और तब पता चला कि बैकग्राउंड में हेवी बेटिंग लॉसेस थे। ये आइसोलेटेड स्टोरीज नहीं बल्कि वार्निंग साइंस हैं जो दिखाते हैं कि जब रेगुलेशन वीक हो और अवेयरनेस कम हो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म सोशल क्राइसिस का रूप ले सकता है। एक और डायमेंशन है अंडर एज एक्सपोजर। स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी में या पीयर प्रेशर में ऐप्स ट्राई करते हैं क्योंकि एज वेरिफिकेशन कभी कभी सुपरफिशियल होती है। एक बार जब माइनर यूजर डिपॉजिट करना सीख जाता है तो कंट्रोल मुश्किल हो जाता है।
पेरेंट्स को लगता है बच्चा ऑनलाइन क्लास या गेम खेल रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो लाइव ऑड्स देख रहा होता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरने लगती है, फोकस ब्रेक होता है और फ्यूचर प्लानिंग डिस्टर्ब हो सकती है। इकोनॉमिक एंगल से देखें तो बेटिंग ऐप्स का रेवेन्यू मॉडल हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस पर डिपेंड करता है। हर बेट पर स्मॉल मार्जिन, लेकिन मिलियंस ऑफ बेट से ह्यूज प्रॉफिट जनरेट होता है। मार्केटिंग बजट भी इसी प्रॉफिट से फंडेड होता है, जिससे और यूजर्स अट्रैक्ट होते हैं। ये फीडबैक लूप क्रिएट करता है, जहां ग्रोथ का इंजन यूजर लॉसेस से चलता है। कुछ प्लेटफॉर्म्स रिस्पॉन्सिबल गेमिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिपॉजिट लिमिट या सेल्फ एक्सक्लूजन ऑप्शन, लेकिन मेजॉरिटी यूजर्स तब तक इन फीचर्स का यूज नहीं करते जब तक उन्हें प्रॉब्लम का रियलाइजेशन ना हो, और रियलाइजेशन अक्सर लेट होता है। रेगुलेटरी एजेंसीज के लिए चैलेंज है कि कैसे क्रॉस बॉर्डर डिजिटल कंपनीज को मॉनिटर किया जाए, कैसे एडवर्टाइजमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और कैसे इलीगल ऑपरेटर्स को ब्लॉक किया जाए। टेक्नोलॉजी फास्ट इवॉल्व हो रही है, नए पेमेंट गेटवेज, मिरर वेबसाइट्स और रीब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू प्लेटफॉर्म्स क्विकली अडैप्ट कर लेते हैं। इसी बीच एक और ट्रेंड उभर रहा है, जहां बेटिंग को गेमिंग और ट्रेडिंग के बीच ब्लर किया जा रहा है। टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी जाती है ताकि गैम्बलिंग वर्ड का नेगेटिव परसेप्शन कम हो, लेकिन कोर मैकेनिज्म वही रहता है, रिस्क, रिवॉर्ड, अनसर्टेनिटी और मैथमेटिकल एज जो प्लेटफॉर्म के फेवर में होता है। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि ऑनलाइन बेटिंग प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल वीकनेस नहीं, बल्कि सिस्टेमिक डिजाइन का रिजल्ट है। जब एल्गोरिदम ह्यूमन साइकोलॉजी को टारगेट करता है, जब मार्केटिंग एस्पिरेशन और डेस्पिरेशन दोनों को एक्सप्लॉइट करती है, और जब सोशल प्रूफ रिस्क को नॉर्मलाइज करता है, तब एडिक्शन एक प्रेडिक्टेबल आउटकम बन सकता है। सोल्यूशन के लिए मल्टी लेयर अप्रोच जरूरी है, जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉलिसी, ट्रांसपेरेंट एडवर्टाइजिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, स्कूल लेवल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ सपोर्ट और फैमिली लेवल ओपन कम्युनिकेशन शामिल हो। लेकिन सबसे पहला कदम है एक्सेप्ट करना कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और क्विक मनी का ड्रीम अक्सर लॉन्ग टर्म पेन में कन्वर्ट हो सकता है। अब इस कहानी को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखना जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन बेटिंग एप्स का नेटवर्क सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये एक इंटरनेशनल डिजिटल वेब होता है, जहां सर्वर्स एक कंट्री में होस्ट होते हैं, कंपनी दूसरी जुरिस्डिक्शन में रजिस्टर होती है, पेमेंट प्रोसेसिंग तीसरे देश के गेटवे से होती है और मार्केटिंग चौथे रीजन में अग्रेसिवली चल रही होती है। इस क्रॉस बॉर्डर स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है। जब कोई यूजर इंडिया में लॉस फेस करता है या विड्रॉवल इश्यू होता है, तो कंपनी का लीगल एड्रेस किसी ऑफशोर लोकेशन में मिलता है, जहां तक पहुंचना आम आदमी के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। कई बेटिंग प्लेटफॉर्म्स टैक्स फ्रेंडली कंट्रीज में शेल कंपनीज बनाकर ऑपरेट करते हैं, जिससे प्रॉफिट रूटिंग और कंप्लायंस कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मनी फ्लो का स्ट्रक्चर लेयर्ड होता है। यूजर यूपीआई या कार्ड से डिपॉजिट करता है, पैसा पेमेंट एग्रीगेटर के थ्रू किसी इंटरमीडियरी अकाउंट में जाता है, वहां से सेटलमेंट मल्टीपल चैनल से होती है। कुछ हिस्सा मार्केटिंग एफिलिएट्स को मिलता है, कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट में जाता है और कोर मार्जिन पेरेंट एंटिटी के पास ट्रांसफर हो जाता है। ये पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसीलिए जब अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो ट्रांजैक्शन ट्रेल फ्रैगमेंटेड मिलता है। डिजिटल वॉलेट्स और ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स ने ट्रैकिंग को और मुश्किल बना दिया है। कुछ केसेस में क्रिप्टो करेंसी जैसे मेथड्स का भी यूज होता है, जिससे एनोनिमिटी बढ़ जाती है और रेगुलेटरी ओवरसाइट कमजोर पड़ सकता है। ग्लोबल लेवल पर बेटिंग इंडस्ट्री बिलियन डॉलर मार्केट बन चुकी है, जहां स्पोर्ट्स इवेंट्स को मोनेटाइजेशन टूल के रूप में देखा जाता है। मेजर टूर्नामेंट्स के दौरान ऑड्स मूवमेंट से लेकर स्पॉन्सरशिप डील्स तक सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब एक मैच का हाइप क्रिएट होता है तो बेटिंग वॉल्यूम स्पाइक करता है और इसी स्पाइक पर रेवेन्यू डिपेंडेंट होता है। इसीलिए मार्केटिंग नैरेटिव एक्साइटमेंट को एम्पलीफाई करता है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी को ग्लैमराइज करता है और रिस्क को एडवेंचर के रूप में फ्रेम करता है। इंटरनेशनल सिंडिकेट्स कभी-कभी इलीगल बेटिंग रिंग्स के थ्रू पैरेलल नेटवर्क चलाते हैं, जहां लोकल एजेंट्स ऑफलाइन कलेक्शन करते हैं और डेटा सेंट्रलाइज सर्वर पर फीड होता है। ये हाइब्रिड मॉडल ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंबाइन करता है और रूरल रीजन्स तक रीच बनाता है। जब तक डिजिटल लिटरेसी और लॉ एनफोर्समेंट दोनों स्ट्रॉन्ग ना हो, तब तक ऐसे नेटवर्क्स अडैप्ट करते रहते हैं। एक और सीरियस कंसर्न है मैच इंटेग्रिटी। जब लार्ज स्केल बेटिंग होती है तो टेम्पटेशन क्रिएट होता है कि रिजल्ट इन्फ्लुएंस किया जाए, चाहे वो र्यूमर लेवल पर हो या एक्चुअल मैल प्रैक्टिस के रूप में। स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज इंटेग्रिटी यूनिट्स बनाती हैं सस्पिशियस बेटिंग पैटर्न्स को मॉनिटर करने के लिए, लेकिन जब बेटिंग ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड हो तो मॉनिटरिंग चैलेंज बन जाता है। ऑड्स में सडन अनयूजुअल शिफ्ट कभी-कभी रेड फ्लैग होता है, जो इंडिकेट करता है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन या मैनिपुलेशन हो सकता है। हालांकि हर फ्लक्चुएशन इलीगल नहीं होता, लेकिन स्केल बड़ा होने पर रिस्क भी बढ़ता है। इकोनॉमिक इंपैक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो जब हाउसहोल्ड्स का डिस्पोजेबल इनकम बेटिंग में डाइवर्ट होता है तो लोकल इकोनॉमी पर इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ सकता है। सेविंग्स रेट कम हो सकता है, कंजम्पशन पैटर्न डिस्टॉर्ट हो सकता है और डेट डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। मैक्रो लेवल पर यह छोटा लग सकता है, लेकिन माइक्रो लेवल पर फैमिली क्राइसिस क्रिएट करता है। टेक्नोलॉजी कंपनीज जो एड स्पेस सेल करती हैं, उन्हें भी एथिकल डिलेमा फेस करना पड़ता है, क्योंकि बेटिंग एड्स हाई रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लेकिन सोशल कॉस्ट भी साथ लाते हैं। कुछ कंट्रीज ने स्ट्रिक्ट एडवर्टाइजिंग बैन लगाया है, प्राइम टाइम में बेटिंग प्रमोशन रिस्ट्रिक्ट किया है, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स पर गाइडलाइन बनाई है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एनफोर्समेंट अनइवन रहता है।
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है, जहां हर कंटेंट क्रिएटर अपने लेवल पर प्रमोशन करता है। डिस्क्लोजर कभी क्लियर होता है, कभी सटिल, और ऑडियंस को स्पॉन्सर्ड कंटेंट और जेन्युइन ओपिनियन में डिफरेंस समझना मुश्किल हो जाता है। डेटा माइनिंग ग्लोबल स्केल पर होती है। बिहेवियरल एनालिटिक्स से पता लगाया जाता है कि कौन सा डेमोग्राफिक ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, कौन से रीजन में डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी हाई है, कौन से टाइम स्लॉट में एंगेजमेंट पीक होती है। फिर मार्केटिंग कैंपेन प्रिसाइजली टारगेट की जाती है। इस तरह एक सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस कैपिटलिज्म मॉडल ऑपरेट करता है, जहां यूजर का बिहेवियर रॉ मटेरियल बन जाता है। ग्लोबल रेगुलेटरी बॉडीज कोऑपरेशन की बात करती हैं, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं, लेकिन जुरिस्डिक्शनल बाउंड्रीज और लीगल डेफिनेशंस अलग होने के कारण यूनिफॉर्म एक्शन स्लो रहता है। मीनवाइल प्लेटफॉर्म्स रैपिड रीब्रांडिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं। अगर एक ऐप ब्लॉक होती है तो सिमिलर इंटरफेस और नया नाम लेकर मार्केट में वापस आ जाती है। यूजर बेस को ईमेल और एसएमएस के थ्रू माइग्रेट कर दिया जाता है और साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। इस पार्ट का कोर इनसाइट ये है कि ऑनलाइन बेटिंग सिर्फ एक आइसोलेटेड ऐप प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक ट्रांसनेशनल इंडस्ट्री है, जहां प्रॉफिट मोटिव बॉर्डरलेस है और रिस्क लोकल लेवल पर फील होता है। जब तक ग्लोबल कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग नहीं होगा और लोकल अवेयरनेस हाई नहीं होगी, तब तक ये इम्बैलेंस बना रहेगा। अब तक हमने समझा कि ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, कैसे साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल नेटवर्क मिलकर एक पावरफुल इकोसिस्टम बनाते हैं। लेकिन इस पार्ट में फोकस होगा रिकवरी, प्रिवेंशन और उस साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड पर जहां सबसे बड़ी लड़ाई चलती है। क्योंकि जब कोई इंसान इस ट्रैप में फंस जाता है तो बाहर निकलना सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजन नहीं, बल्कि मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एडिक्शन का पैटर्न प्रिडिक्टेबल होता है, पहले एक्साइटमेंट, फिर हैबिट, फिर डिपेंडेंसी, फिर डैमेज। और जब डैमेज विजिबल हो जाता है तब या तो डिनायल आता है या रियलाइजेशन। डिनायल के स्टेज में इंसान खुद को कन्विंस करता है कि वो कंट्रोल में है, कि अगला बेट लास्ट होगा, कि वो सिस्टम समझ चुका है। लेकिन रियलिटी में एल्गोरिदम उसके बिहेवियर को उससे ज्यादा समझ रहा होता है। रियलाइजेशन का मोमेंट तब आता है जब लॉस अनबेरेबल हो जाता है, जब बैंक बैलेंस जीरो के पास हो, जब लोन का प्रेशर कॉल के रूप में सामने आए, जब फैमिली को सच पता चलने लगे। इस स्टेज पर गिल्ट और शेम इंटेंस होती है और यही इमोशंस रिकवरी में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकते हैं। क्योंकि इंसान हेल्प मांगने से घबराता है, उसे लगता है लोग जज करेंगे। लेकिन रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि गैम्बलिंग एडिक्शन से रिकवरी पॉसिबल है अगर स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ली जाए। सबसे पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। बिना इस एक्सेप्टेंस के कोई भी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। दूसरा स्टेप होता है फाइनेंशियल फायरवॉल बनाना, जैसे सेल्फ एक्सक्लूजन टूल यूज करना, स्पेंडिंग लिमिट सेट करना, बैंकिंग अलर्ट्स एक्टिवेट करना और ट्रस्टेड फैमिली मेंबर को फाइनेंशियल ओवरसाइट देना, ताकि इंपल्सिव डिपॉजिट रोका जा सके। तीसरा स्टेप होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जैसे मेथड से थॉट पैटर्न को चैलेंज किया जाता है, जैसे गैम्बलर फैलेसी, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल और लॉस चेसिंग को आइडेंटिफाई करके उन्हें रैशनल फ्रेमवर्क से रिप्लेस किया जाता है। सपोर्ट ग्रुप भी इफेक्टिव होते हैं, जहां लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं और रियलाइज करते हैं कि वो अकेला नहीं है। जब सीक्रेसी ब्रेक होती है तब हीलिंग स्टार्ट होती है। प्रिवेंशन के लेवल पर एजुकेशन क्रूशियल है। स्कूल और कॉलेज करिकुलम में प्रोबेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और डिजिटल एडिक्शन के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज इंक्लूड की जा सकती है। यूथ को समझाया जा सकता है कि क्विक मनी नैरेटिव मैथमेटिकली सस्टेनेबल नहीं होता। मीडिया लिटरेसी भी जरूरी है, ताकि लोग एडवर्टाइजमेंट के ग्लैमर और रियलिटी के बीच डिफरेंस समझ सके। फैमिली लेवल पर ओपन कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट्स सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे बिना डिस्कशन के तो क्यूरियोसिटी छुपी रहेगी, लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट कॉन्वर्सेशन होगी तो अवेयरनेस बिल्ड होगी। पॉलिसी लेवल पर स्ट्रिक्ट एडवर्टाइजिंग नॉर्म्स, प्राइम टाइम रिस्ट्रिक्शन, क्लियर डिस्क्लेमर और सेलिब्रिटी अकाउंटेबिलिटी जैसे मेजर्स कंसिडर किए जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज रिस्पॉन्सिबल गेमिंग बाय डिफॉल्ट इनेबल कर सकती हैं, जहां डिपॉजिट लिमिट और कूलिंग ऑफ पीरियड ऑटोमेटिकली एक्टिव हों जब तक यूजर मैनुअली चेंज न करे। इस तरह डिजाइन को प्रॉफिट से ज्यादा प्रोटेक्शन ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन भी जरूरी है। जो लोग हैवी डेट में फंस चुके हैं उनके लिए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग एडवाइस और लीगल गाइडेंस अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि वो इलीगल लेंडर्स के प्रेशर से बच सके। कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन लोकल लैंग्वेज में चलाए जा सकते हैं, जहां रियल स्टोरी शेयर की जाए बिना सेंसेशनलिज्म के, ताकि लोग इमोशनली कनेक्ट करें और रिस्क को सीरियस लें। ऑनलाइन बेटिंग का डार्क साइड समझने का मतलब ये नहीं कि हर डिजिटल प्लेटफॉर्म ईविल है, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब प्रॉफिट मॉडल यूजर लॉस पर डिपेंडेंट हो तो कॉशन और रेगुलेशन दोनों एसेंशियल होते हैं। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, लेकिन उसका डिजाइन और यूज सोसाइटी को पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकता है। अगर हम कलेक्टिव लेवल पर अवेयरनेस बिल्ड करें, फाइनेंशियल लिटरेसी इंप्रूव करें और पॉलिसी को अडेप्टिव बनाएं, तो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जा सकता है। रिकवरी स्टोरीज ये दिखाती हैं कि इंसान जब अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करता है और स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट लेता है तो वो धीरे धीरे डेट क्लियर कर सकता है, ट्रस्ट रीबिल्ड कर सकता है और अपनी मेंटल हेल्थ स्टेबल कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा लेसन ये है कि प्रिवेंशन क्योर से ज्यादा पावरफुल है।
अगर पहला बेट ही ना लगे तो एडिक्शन का साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगा। अगर एडवर्टाइजमेंट के ग्लैमर को क्वेश्चन किया जाए तो इल्यूजन ब्रेक हो सकता है। अगर यूथ को अर्ली स्टेज पर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग सिखाई जाए तो उनका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। इस डॉक्यूमेंट्री के इस 5वें पार्ट का मैसेज क्लियर है कि सिस्टम को समझना जरूरी है, लेकिन खुद को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिरकार डिसीजन हमारे हाथ में होता है। थ्रिल के पीछे भागना या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चूज करना, ये चॉइस हर यूजर को हर दिन लेनी पड़ती है। और जब नॉलेज, अवेयरनेस और सपोर्ट साथ हो तो ये चॉइस सही डायरेक्शन में जा सकती है। इस स्टेज पर इस डॉक्यूमेंट्री का फोकस पॉलिसी फ्रेमवर्क, सिस्टेमिक रिफॉर्म और फ्यूचर रोड मैप पर आता है, क्योंकि अगर ऑनलाइन बेटिंग एप्स के डार्क साइड को सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम समझा जाएगा तो सोल्यूशन अधूरा रहेगा। असल चैलेंज ये है कि कैसे एक ऐसे डिजिटल इकोसिस्टम को रेगुलेट किया जाए जो बॉर्डरलेस है, फास्ट इवॉल्विंग है और प्रॉफिट ड्रिवन है। सबसे पहला पिलर है क्लियर लीगल डेफिनेशन। जब तक गैम्बलिंग, स्किल बेस्ड गेमिंग और फैंटेसी प्लेटफॉर्म के बीच एम्बिग्विटी रहेगी, तब तक लूपहोल्स एग्जिस्ट करते रहेंगे। एक यूनिफॉर्म नेशनल फ्रेमवर्क क्रिएट किया जा सकता है जहां लाइसेंसिंग ट्रांसपेरेंट हो, कंप्लायंस मैंडेटरी हो और वायोलेशन पर हैवी पेनल्टी हो। दूसरा पिलर है एडवर्टाइजिंग कंट्रोल, क्योंकि ग्लैमराइज्ड मार्केटिंग ही एंट्री गेट होता है। प्राइम टाइम पर बेटिंग प्रमोशन रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्ट के दौरान रिपीटेटिव एड्स लिमिट की जा सकती हैं, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट पर अकाउंटेबिलिटी क्लॉज लगाया जा सकता है जहां मिसलीडिंग क्लेम पर फाइन हो। तीसरा पिलर है फाइनेंशियल सेफगार्ड। बैंक्स और पेमेंट गेटवेज को रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना होगा जहां अनयूजुअल, रिपीटेटिव, हाई रिस्क गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस पर ऑटोमेटेड अलर्ट आए और यूजर को कूलिंग मैसेज भेजा जाए। सेल्फ एक्सक्लूजन रजिस्ट्री नेशनल लेवल पर बन सकती है जहां एक बार एनरोल होने पर यूजर सब लाइसेंस प्लेटफॉर्म्स पर रिस्ट्रिक्टेड हो जाए। चौथा पिलर है टेक्नोलॉजी ऑडिट। एल्गोरिथम ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, क्योंकि जब ऑड्स कैलकुलेशन और बोनस फिगर ओपेक होते हैं तो ट्रस्ट ब्रेक होता है। इंडिपेंडेंट ऑडिट बॉडी को पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए कि प्लेटफॉर्म फेयर प्ले फॉलो कर रहा है या नहीं। डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन भी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए ताकि यूजर बिहेवियरल डेटा एक्सप्लॉइट ना हो। पांचवा पिलर है पब्लिक अवेयरनेस और रिहैबिलिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फाइनेंशियल काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन अवेलेबल हो। डिजिटल एडिक्शन के लिए डेडिकेटेड सपोर्ट सेंटर हो जहां अनोनिमस हेल्प मिल सके। स्कूल्स में प्रोबेबिलिटी और रिस्क लिटरेसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सिखाई जाए ताकि यूथ ग्लैमर के पीछे का मैथमेटिक्स समझ सके। मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल नैरेटिव बिल्ड करना होगा जहां सिर्फ जैकपॉट स्टोरी हाईलाइट ना हो बल्कि लॉस और रिकवरी जर्नी भी दिखाई जाए। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से सरकार को इवैल्यूएट करना होगा कि शॉर्ट टर्म टैक्स रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म सोशल कॉस्ट में बैलेंस क्या है। अगर हाउस होल्ड डेट, मेंटल हेल्थ क्राइसिस और प्रोडक्टिविटी लॉस बढ़ता है तो इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बर्डन ज्यादा हो सकता है। इसीलिए प्रिवेंटिव रेगुलेशन फाइनेंशियली भी लॉजिकल है। ग्लोबल कोऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट और इलीगल ऑपरेटर ब्लैकलिस्ट एक्सचेंज से एनफोर्समेंट स्ट्रांग हो सकता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू इलीगल डोमेन्स को ब्लॉक करने का मैकेनिज्म फास्ट और अडेप्टिव होना चाहिए, लेकिन सिर्फ ब्लॉक करना इनफ नहीं, क्योंकि रीब्रांडिंग ईजी है। इसीलिए डिमांड साइड अवेयरनेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पर्सनलाइज्ड ऑड्स और इमर्सिव वर्चुअल रियलिटी बेटिंग एक्सपीरियंस ला सकती है। अगर आज रोबस्ट फ्रेमवर्क सेट नहीं हुआ तो कल रिस्क और कॉम्प्लेक्स होगा। इसीलिए प्रोएक्टिव पॉलिसी रिएक्टिव एक्शन से बेहतर है। इंडिविजुअल लेवल पर फ्यूचर रोडमैप सिंपल लेकिन पावरफुल है। डिजिटल डिसिप्लिन बिल्ड करना, स्पेंडिंग कैप सेट करना, एंटरटेनमेंट बजट और एसेंशियल बजट को क्लियरली सेपरेट रखना और किसी भी क्विक मनी स्कीम को स्केप्टिसिज्म के साथ इवैल्यूएट करना। अगर किसी प्लेटफॉर्म का प्रॉमिस गारंटीड प्रॉफिट जैसा लगे तो समझ लेना चाहिए कि मैथमेटिक्स उस क्लेम को सपोर्ट नहीं करता। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी हमेशा स्लो ग्रोथ और डाइवर्सिफाइड इनकम से आती है। शॉर्टकट्स रेयरली सस्टेनेबल होते हैं। इस फाइनल इन्वेस्टिगेटिव फेज का कोर मैसेज ये है कि ऑनलाइन बेटिंग का डार्क साइड सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल चैलेंज है जिसे इग्नोर करना फ्यूचर जनरेशन के लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन अवेयरनेस, रेगुलेशन, टेक्नोलॉजी, एथिक्स और कम्युनिटी सपोर्ट के कॉम्बिनेशन से इस चैलेंज को मैनेज किया जा सकता है। डिसीजन मेकर्स को करेज दिखाना होगा, इंडस्ट्री को ट्रांसपेरेंसी अडॉप्ट करनी होगी और यूजर्स को इन्फॉर्म चॉइस लेनी होगी। जब ये तीनों लेवल अलाइन होंगे तब डिजिटल स्पेस सेफर बन सकता है, वरना शाइनी इंटरफेस और इंस्टेंट थ्रिल के पीछे छुपा रिस्क साइलेंटली ग्रो करता रहेगा और हर नया स्मार्टफोन एक पोटेंशियल गेटवे बन सकता है। इसलिए आज समझना जरूरी है ताकि कल सिक्योर हो सके। अब इस डॉक्यूमेंट्री के इस स्टेज पर हमें फ्यूचर जनरेशन और डिजिटल कल्चर के बीच के कनेक्शन को समझना होगा, क्योंकि ऑनलाइन बेटिंग एप्स का इम्पैक्ट सिर्फ आज के यूजर्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये आने वाले सालों में फाइनेंशियल बिहेवियर और रिस्क परसेप्शन को शेप कर सकता है। जब एक पूरी जनरेशन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के एनवायरनमेंट में ग्रो करती है, जहां रील्स, शॉर्ट वीडियोस और क्विक रिवॉर्ड्स नॉर्मल हो जाते हैं, तो पेशेंस और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वीक हो सकती है। बेटिंग एप्स इसी साइकोलॉजी के साथ अलाइन होती हैं, जहां रिजल्ट तुरंत मिलता है, थ्रिल इमीडिएट होता है और कॉन्सिक्वेंस डिलेड होता है।
ये डिले ही सबसे डेंजरस फैक्टर है, क्योंकि जब तक नुकसान विजिबल होता है तब तक हैबिट स्ट्रांग हो चुकी होती है। यूथ कल्चर में हसल और क्विक सक्सेस का नैरेटिव ऑलरेडी पॉपुलर है। सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है कि कैसे कोई ओवरनाइट रिच हो गया, कैसे एक बोल्ड मूव ने लाइफ चेंज कर दी। बेटिंग मार्केटिंग इसी एस्पिरेशन को टैप करती है और कहती है कि तुम भी स्मार्ट एनालिसिस से जीत सकते हो। लेकिन जो रेयरली हाईलाइट होता है वो है प्रोबेबिलिटी का हार्श रियलिटी और इमोशनल कॉस्ट। जब रिपीटेड लॉस होता है तो सेल्फ इमेज डैमेज होती है। इंसान अपने आप को अनलकी या इनकॉम्पिटेंट समझने लगता है, या फिर सिस्टम को ब्लेम करता है और फिर रिवेंज बेटिंग करता है। इस स्टेज पर रैशनल कैलकुलेशन ऑलमोस्ट वैनिश हो जाती है। फैमिली स्ट्रक्चर पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तब दिखता है जब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ट्रस्ट डेफिसिट में कन्वर्ट होती है। बच्चे अगर घर में कांस्टेंट स्ट्रेस देखते हैं तो उनका रिस्क परसेप्शन और मनी एटीट्यूड डिस्टॉर्ट हो सकता है। या तो वो एक्सट्रीम रिस्क टेकर बन सकते हैं या फिर मनी को लेकर क्रॉनिक एंजाइटी डेवलप कर सकते हैं। दोनों ही हेल्दी पैटर्न नहीं है। इसीलिए डिजिटल गैम्बलिंग का डिस्कशन सिर्फ अडल्ट इशू नहीं बल्कि फैमिली इकोसिस्टम का इशू है। कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ्यूचर शेपिंग में रोल प्ले करती है। अगर इंडस्ट्री वॉलंटरली स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्सिबल गेमिंग टूल्स इंप्लीमेंट करे, ट्रांसपेरेंट ऑड्स डिस्क्लोजर करे और अग्रेसिव टारगेटिंग बंद करे तो हार्म रिड्यूस हो सकता है। लेकिन जब कंपटीशन हाई होता है तो मार्केट शेयर के प्रेशर में एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट ओवरसाइट जरूरी है। एजुकेशन सिस्टम में रियल वर्ल्ड फाइनेंशियल सिमुलेशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जहां स्टूडेंट्स को बताया जाए कि कैसे प्रोबेबिलिटी काम करती है, कैसे रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है और कैसे इमोशनल डिसीजन कॉस्टली हो सकता है। जब नॉलेज अर्ली स्टेज पर मिलती है तो मैनिपुलेशन का इफेक्ट कम हो जाता है। मीडिया और फिल्म मेकर्स भी नैरेटिव शिफ्ट कर सकते हैं, जहां बेटिंग को सिर्फ ग्लैमर या कॉमेडी के रूप में ना दिखाया जाए बल्कि उसका बैलेंस्ड पोर्ट्रेल हो। डिजिटल वेलबींग मूवमेंट को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जहां स्क्रीन टाइम कंट्रोल, इंपल्स मैनेजमेंट और माइंडफुल स्पेंडिंग पर एम्फोसिस हो। अगर हर यूजर अपने फोन को सिर्फ एंटरटेनमेंट डिवाइस नहीं बल्कि फाइनेंशियल गेटवे समझे तो कॉशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी मिलकर हेल्पलाइन, अवेयरनेस ड्राइव और लोकल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जहां लोग ओपनली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके बिना स्टिग्मा के। स्टिग्मा ही सबसे बड़ा बैरियर होता है, क्योंकि जब तक इंसान शर्मिंदा फील करता रहेगा तब तक वो चुप रहेगा, और चुप रहना प्रॉब्लम को और गहरा करता है। टेक्नोलॉजी का फ्यूचर इमर्सिव हो रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बेटिंग को और एंगेजिंग बना सकते हैं। इसीलिए आज से ही एथिकल बाउंड्री डिफाइन करना जरूरी है, ताकि कल के टूल्स अनकंट्रोल्ड एडिक्शन मशीन ना बन जाएं। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी एक कोर कॉन्सेप्ट है। अगर यूथ अपनी प्रोडक्टिव एनर्जी स्किल बिल्डिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में लगाए तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पॉसिबल है। लेकिन अगर वही एनर्जी हाई रिस्क बेटिंग में डाइवर्ट हो जाए तो पोटेंशियल वेस्ट हो सकता है। इसीलिए सोसाइटी को क्लियर मैसेज देना होगा कि वेल्थ क्रिएशन पेशेंस, डिसिप्लिन और डाइवर्सिफाइड एफर्ट से आता है, ना कि अनप्रिडिक्टेबल ऑड्स से। इस पार्ट का सेंट्रल थॉट ये है कि ऑनलाइन बेटिंग का डार्क साइड एक मिरर है, जो हमें दिखाता है कि डिजिटल एज में टेम्पटेशन कितनी इजीली एक्सेसिबल हो गई है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि अवेयरनेस, चॉइस और कलेक्टिव एक्शन से डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। फ्यूचर प्री डिटर्मिन नहीं होता, वो डिजाइन होता है, और अगर हमने आज रिस्पॉन्सिबल फ्रेमवर्क डिजाइन किया तो कल की जनरेशन सेफर डिजिटल एनवायरनमेंट में ग्रो करेगी। वरना इंस्टेंट थ्रिल का कल्चर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ओवरशैडो कर सकता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा ह्यूमन रेजिलियंस और ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करता है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन बेटिंग एप्स के डार्क साइड की बात करते हैं तो सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सपोज करना काफी नहीं होता। हमें ये भी समझना होता है कि इंसान कैसे इस अंधेरे से बाहर निकल सकता है और कैसे एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल को कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में बदला जा सकता है। जब कोई व्यक्ति रियलाइज करता है कि वो एडिक्शन के लूप में फंस चुका है तो उस मोमेंट को टर्निंग पॉइंट बनाया जा सकता है। लेकिन ये टर्निंग पॉइंट ऑटोमेटिक नहीं होता, इसके लिए कॉन्शियस डिसीजन और कंसिस्टेंट एक्शन जरूरी होता है। सबसे पहले आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। जब इंसान खुद को गैम्बलर के रूप में देखना बंद करता है और खुद को लर्नर और सर्वाइवर के रूप में देखना शुरू करता है, तब माइंडसेट चेंज होता है। रिकवरी का पहला स्टेज फाइनेंशियल डैमेज कंट्रोल होता है, जहां सारे एक्टिव बेटिंग अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं, ऑटो डेबिट परमिशंस रिवोक की जाती हैं, अननेसेसरी पेमेंट ऐप्स रिमूव की जाती हैं और एक ट्रांसपेरेंट बजट बनाया जाता है जिसमें इनकम, एक्सपेंसेस और डेट रीपेमेंट क्लियरली लिखा जाता है। जब नंबर्स सामने आते हैं तो क्लैरिटी मिलती है और क्लैरिटी फियर को कम करती है। सेकेंड स्टेज इमोशनल रीबिल्डिंग का होता है, क्योंकि लॉस सिर्फ पैसों का नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का भी होता है। यहाँ काउंसलिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग और फिजिकल एक्टिविटी जैसे टूल्स हेल्प कर सकते हैं। ब्रेन जो डोपामीन स्पाइक्स का आदी हो चुका होता है, उसे नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम पर वापस लाना पड़ता है, जैसे एक्सरसाइज, लर्निंग या क्रिएटिव वर्क। जब धीरे धीरे नेचुरल अचीवमेंट से सेटिस्फैक्शन मिलने लगता है तो आर्टिफिशियल थ्रिल की डिपेंडेंसी कम होने लगती है।
थर्ड स्टेज सोशल रिकनेक्शन का होता है, जहां फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन ट्रस्ट को रीबिल्ड करती हैं। शुरुआत में डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी लॉन्ग टर्म में हीलिंग लाती है। कई लोग अपनी स्टोरी अनोनिमसली शेयर करते हैं ताकि दूसरे लोग वार्निंग ले सके, और ये शेयरिंग उनके लिए कैथारसिस का काम करती है। कम्युनिटी सपोर्ट ग्रुप एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहां रिलैप्स के रिस्क को ओपनली डिस्कस किया जाता है। रिलैप्स को फेलियर नहीं बल्कि सिग्नल माना जाता है कि स्ट्रैटेजी एडजस्ट करने की जरूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक और एंगल स्किल रीडायरेक्शन है। जो एनर्जी और फोकस पहले ऑल्स कैलकुलेट करने में लगता था, उसे फाइनेंशियल प्लानिंग या मार्केट रिसर्च जैसी कंस्ट्रक्टिव स्किल में कन्वर्ट किया जा सकता है। जब इंसान प्रोबेबिलिटी को गैम्बलिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट लिटरेसी में अप्लाई करता है, तो सेम एनालिटिकल एबिलिटी प्रोडक्टिव बन सकती है। यहाँ डिफरेंस ये है कि रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल फॉलो करता है, जबकि बेटिंग शॉर्ट टर्म अनप्रिडिक्टेबिलिटी पर डिपेंडेंट होती है। डिजिटल हाइजीन भी लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। नोटिफिकेशन कंट्रोल, स्क्रीन टाइम लिमिट और इंटेंशनल ऐप यूसेज से इंपल्सिव बिहेवियर कम होता है। जब फोन साइलेंट टेम्पटेशन मशीन के बजाय कंट्रोल टूल बन जाता है, तो एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो जाता है। पॉलिसी और सोसाइटी का रोल भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिकवरी फ्रेंडली इकोसिस्टम बनाना कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हेल्पलाइन एक्सेसिबल हो, स्टिग्मा कम हो और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग एडवाइस अफोर्डेबल हो, तो इंडिविजुअल को अकेला फील नहीं होता। मीडिया को भी सक्सेस स्टोरीज हाईलाइट करनी चाहिए, जहां लोग डेट से निकले और स्टेबल लाइफ वापस पाएं, ताकि नैरेटिव सिर्फ डाउनफॉल तक सीमित न रहे, बल्कि कमबैक को भी सेलिब्रेट करें। इस स्टेज पर सबसे पावरफुल रियलाइजेशन ये होती है कि क्विक मनी का इल्यूजन लॉन्ग टर्म पीस से ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है। जब इंसान समझ लेता है कि स्टेबिलिटी थ्रिल से ज्यादा सैटिस्फाइंग है, तब उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट होती है, और वही शिफ्ट सस्टेनेबल चेंज का फाउंडेशन बन सकती है। ऑनलाइन बेटिंग एप्स का डार्क साइड हमें दिखाता है कि डिजिटल एज में रिस्क कितना एक्सेसिबल हो गया है, लेकिन ये भी दिखाता है कि अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सपोर्ट से डायरेक्शन बदली जा सकती है। हर यूजर के पास एक चॉइस होती है, और हर चॉइस फ्यूचर को शेप करती है। अगर नॉलेज के साथ चॉइस ली जाए, तो आउटकम डिफरेंट हो सकता है। अब इस डॉक्यूमेंट्री का ये हिस्सा एक ब्रॉडर सोशल रिफ्लेक्शन पर फोकस करता है, क्योंकि ऑनलाइन बेटिंग एप्स का डार्क साइड सिर्फ इंडिविजुअल या फैमिली लेवल का मुद्दा नहीं, बल्कि एक कल्चरल सिग्नल भी है जो बताता है कि डिजिटल सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। जब हर चीज स्पीड पर बेस्ड हो जाए, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट रिवॉर्ड, तब पेशेंस और प्रोसेस की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगती है। बेटिंग इकोसिस्टम इसी फास्ट कल्चर का प्रोडक्ट है, जहां आउटकम पर फोकस होता है, प्रोसेस पर नहीं। जब यूथ देखते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लेकर बड़ा पैसा जीता जा सकता है, तो उनके लिए ट्रेडिशनल स्लो ग्रोथ मॉडल बोरिंग लगने लगता है। लेकिन इकोनॉमी और पर्सनल फाइनेंस का फाउंडेशन स्लो कंपाउंडिंग और डिसिप्लिन्ड एफर्ट पर टिकता है। यहाँ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है एस्पिरेशन और रियलिटी के बीच। डिजिटल कैपिटलिज्म अटेंशन को मोनेटाइज करता है, और बेटिंग एप्स अटेंशन को रिस्क में कन्वर्ट करती हैं। जब अटेंशन का हर सेकंड कमर्शियल अपॉर्चुनिटी बन जाए, तो एथिकल बाउंड्री ब्लर हो सकती है। इसीलिए सोसाइटी को कलेक्टिवली डिसाइड करना होगा कि किस लेवल तक मोनेटाइजेशन एक्सेप्टेबल है और किस पॉइंट पर प्रोटेक्शन प्रायोरिटी बन जाती है। मीडिया नैरेटिव भी इस कल्चर को शेप करता है। अगर सिर्फ बिग विनर्स की कहानी वायरल होगी और साइलेंट लूजर्स इनविजिबल रहेंगे, तो परसेप्शन डिस्टॉर्टेड रहेगा। डेटा सजेस्ट करता है कि मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स लॉन्ग टर्म में लॉस फेस करते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड रेयर सक्सेस को याद रखता है और फ्रीक्वेंट फेलियर को इग्नोर करता है। इस बायस को अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहा जाता है। जब हम आसपास जैकपॉट स्टोरी सुनते हैं, तो हमें लगता है कि जीतना कॉमन है, जबकि रियलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑपोजिट होती है। एजुकेशन सिस्टम में अगर क्रिटिकल थिंकिंग और स्टैटिस्टिकल लिटरेसी स्ट्रांग हो, तो ये बायस कम हो सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी रिफ्लेक्शन का हिस्सा है। क्या कंपनीज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिर्फ शेयर होल्डर प्रॉफिट होना चाहिए, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? जब प्रोडक्ट इनहेरेंटली हाई रिस्क हो, तो एक्स्ट्रा कॉशन लॉजिकल लगता है। कुछ कंट्रीज ने हार्म मिनिमाइजेशन फंड क्रिएट किया है, जहां इंडस्ट्री का एक हिस्सा एडिक्शन ट्रीटमेंट और अवेयरनेस पर खर्च होता है। ऐसे मॉडल एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करनी होगी, क्योंकि जब पर्सनलाइजेशन वल्नरेबल यूजर्स को टारगेट करे, तो ये एथिकल कंसर्न बन जाता है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट पब्लिश करना, जहां बताया जाए कितने यूजर्स ने सेल्फ एक्सक्लूजन यूज किया, कितने अकाउंट्स हाई रिस्क फ्लैग हुए, ये ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। कम्युनिटी लेवल पर लोकल लीडर्स, टीचर्स और सोशल वर्कर्स को इन्वॉल्व किया जा सकता है, ताकि कॉन्वर्सेशन ग्रास रूट्स तक पहुंच सके। जब प्रॉब्लम ओपनली डिस्कस होती है, तो स्टिग्मा कम होता है और प्रिवेंटिव माइंडसेट स्ट्रांग होता है। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन भी एक सोल्यूशन का पार्ट है। अगर यूथ को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो क्विक मनी स्कीम्स का अट्रैक्शन कम हो सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ फाइनेंशियल एजुकेशन इक्वली जरूरी है, वरना एक्सेस बिना नॉलेज के रिस्क को बढ़ा देता है। इस रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट उस फ्रेमवर्क पर डिपेंड करता है जिसमें वो ऑपरेट करती है। अगर फ्रेमवर्क प्रॉफिट सेंट्रिक होगा तो हार्म का रिस्क हाई रहेगा। अगर फ्रेमवर्क ह्यूमन सेंट्रिक होगा तो इनोवेशन और प्रोटेक्शन बैलेंस में रह सकते हैं। ऑनलाइन बेटिंग एप्स का डार्क साइड एक वार्निंग है कि डिजिटल एज में फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को साथ साथ चलना होगा। बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन में बदल सकती है और बिना फ्रीडम के इनोवेशन रुक सकता है। बैलेंस ही सस्टेनेबल पाथ है, और ये बैलेंस तब आएगा जब इंडिविजुअल अवेयरनेस, कॉर्पोरेट एथिक्स और रेगुलेटरी क्लैरिटी एक डायरेक्शन में मूव करे। हम पूरी कहानी को एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ समेटेंगे, क्योंकि ऑनलाइन बेटिंग एप्स का डार्क साइड समझना सिर्फ प्रॉब्लम को देखना नहीं, बल्कि सोल्यूशन की डायरेक्शन भी समझना है। डिजिटल दुनिया ने हमें कन्वीनियंस दिया, स्पीड दी, एक्सेस दिया, लेकिन हर कन्वीनियंस के साथ एक हिडन कॉस्ट भी आती है। और जब बात मनी और साइकोलॉजी की हो तो ये कॉस्ट कभी-कभी बहुत महंगी पड़ सकती है। आज इंडिया में फैंटेसी स्पोर्ट्स और बेटिंग एप्स का इकोसिस्टम रैपिडली ग्रो हुआ है, और इस ग्रोथ में प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रीम 11 और MPL ने यूथ ऑडियंस को अग्रेसिवली टारगेट किया है। क्रिकेट लीग्स जैसे इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान इनका प्रमोशन पीक पर होता है। जब देश का इमोशनल एंगेजमेंट ऑलरेडी हाई होता है, तब मॉनेटरी एंगेजमेंट अटैच कर दिया जाता है। ये स्ट्रैटेजी मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रिलियंट हो सकती है, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की हो सकती है। इस पूरी डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि कैसे डोपामिन साइकिल इंसान को रिपीट बिहेवियर की तरफ पुश करती है, कैसे नियर मिस इफेक्ट और लॉस चेजिंग डिसीजन मेकिंग को डिस्टॉर्ट करते हैं, कैसे इन्फ्लुएंसर्स और फ्लैशी एड्स एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जहां रिस्क इनविजिबल और रिवॉर्ड ओवरसाइज दिखाया जाता है। हमने लीगल ग्रे एरियाज को समझा और ये भी देखा कि कुछ स्टेट्स ने रिस्ट्रिक्शन लगाया जबकि कुछ ने अलाउ किया, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेजॉरिटी यूजर्स लॉन्ग टर्म में लॉस फेस करते हैं, लेकिन उनकी कहानी वायरल नहीं होती। वायरल होती है सिर्फ एक बड़ा विनर जो सोशल प्रूफ बन जाता है, और बाकी लोग उस एग्जाम्पल को अपनी फ्यूचर रियलिटी मान लेते हैं। यही परसेप्शन गैप सबसे डेंजरस है। अगर आप एक व्यूअर के रूप में ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो तो सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगर आप कभी भी ऑनलाइन बेटिंग या फैंटेसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो अपने लिए स्ट्रिक्ट लिमिट सेट करो। एक फिक्स्ड बजट जो आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करने के लिए, उसे कभी क्रॉस मत करो। सेकंड स्टेप है इमोशनल कंट्रोल। अगर आप लॉस के बाद तुरंत पैसा रिकवर करने का अर्ज फील करते हो तो तुरंत ब्रेक लो, क्योंकि वही मोमेंट एडिक्शन का गेटवे होता है। थर्ड स्टेप है फाइनेंशियल लिटरेसी। समझो कि रियल वेल्थ कंपाउंडिंग और पेशेंस से बनती है, क्विक मनी के प्रॉमिस से नहीं। पेरेंट्स के लिए मैसेज ये है कि डिजिटल लिटरेसी पर फोकस करें। बच्चों को सिर्फ फोन देना काफी नहीं, उन्हें ये भी समझाना जरूरी है कि ऑनलाइन रिवॉर्ड सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। स्कूल्स और कॉलेजेस को भी रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर पर वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स के लिए लेसन क्लियर है, ट्रांसपेरेंसी और हार्म रिडक्शन को प्रायोरिटी बनाना होगा। क्लियर डिस्क्लेमर्स, स्पेंडिंग कैप्स, सेल्फ एक्सक्लूजन टूल्स और एड रेगुलेशन जैसे मेजर्स स्ट्रॉन्गर होने चाहिए, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर सेफ नहीं होगा तब तक इंडिविजुअल विल पावर अकेला काफी नहीं होगा। और कंपनीज के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सस्टेनेबल प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब यूजर हेल्दी रहे। अगर यूजर फाइनेंशियली और मेंटली डैमेज हो रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट भी डैमेज होगा। इसलिए एथिकल इनोवेशन ही फ्यूचर का मॉडल होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री का फाइनल मैसेज सिंपल है, ऑनलाइन बेटिंग एप्स एक टूल है और हर टूल की तरह उनका इंपैक्ट यूज पर डिपेंड करता है, लेकिन जब टूल ह्यूमन साइकोलॉजी के वीक पॉइंट्स को टारगेट करे तो कॉशन डबल हो जाता है। फ्रीडम का मतलब ब्लाइंड रिस्क नहीं होता, फ्रीडम का मतलब इन्फॉर्म चॉइस होता है। अगर आप इस सिस्टम को समझकर डिसीजन लेते हो तो आप एम्पावर्ड हो, अगर आप इल्यूजन के अंडर डिसीजन लेते हो तो आप वल्नरेबल हो। डिफरेंस सिर्फ नॉलेज का है। डिजिटल एज में सबसे बड़ा पावर पैसा नहीं, इन्फॉर्मेशन है, और जो इन्फॉर्म्ड है वही ट्रूली पावरफुल है। ये थी ऑनलाइन बेटिंग एप्स के डार्क साइड की पूरी कहानी। एक रियलिटी चेक, एक वार्निंग और एक अवेयरनेस कैंपेन, ताकि आपका फ्यूचर किसी इल्यूजन का शिकार ना बने बल्कि कॉन्शियस डिसीजन का रिजल्ट बने।